दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार के उस अध्यादेश के बारे में, उस ऑर्डिनेंस के हम बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको केंद्र सरकार की तरफ से हाल फिलहाल में प्रस्तुत किया गया है। ये जो ऑर्डिनेंस है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली की जो निर्वाचित सरकार है उसकी पावर को कम करने का काम करता है और इनडायरेक्ट तौर से इस पावर को केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है। पार्टिकुलरली ये जो मुद्दा है वो सिविल सर्विस पर किसका अधिकार रहेगा, वो किसके अंडर में काम करेंगे या फिर वो किसकी बात को मानेंगे, किसकी बात को नहीं मानेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, अब वो चली गई हैं वहाँ के उपराज्यपाल के हाथ में। पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करा था कि नहीं, दिल्ली की जो सिविल सर्विसेज है वो मुख्यमंत्री के पास रहेगी। आज के समय में ऐसा हो गया है कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जो पावर है ना, अब कुल मिलाकर के इनडायरेक्ट तरीके से केंद्र सरकार के पास चली गई है। एक बात और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बात बताई थी कि सरकार ने ऐसे ऐसे प्रावधान कर दी हैं जिसके माध्यम से उन्होंने जो दिल्ली की सिविल सर्विसेज है, यूपीएससी पीएससी वाले जो लोग हैं वो हमारे ऊपर हो गए हैं। वो खुद ही डिसाइड करेंगे कि ये हम जो ऑर्डर दे रहे हैं वो लीगल है कि नहीं है, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे और इसके बाद बताएंगे कि वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे। मतलब भारत दुनिया का ऐसा पहला देश हो गया है, भारत में ऐसा हो रहा है कि सिविल सर्विस को चुनी हुई सरकार के ऊपर रखा गया है। जबकि नॉर्मली आप देखोगे, यदि आप कलेक्टर बन के भी यदि किसी स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर आप मुख्यमंत्री के नीचे ही काम करेंगे, सरकार के नीचे ही काम करेंगे। इसका रीज़न ये है कि कलेक्टर को जनता ने नहीं चुना है, वो पेपर दे के कलेक्टर बना है, लेकिन मुख्यमंत्री को, विधायक को जनता ने चुनी है, इसीलिए वो जनता क्या चाहती है वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ना तो कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है राजनीति में जाने के लिए, ठीक है, आपको केवल और केवल लोगों के बारे में समझना है, लोगों के बीच से आपको चुना जाता है। इसलिए हमेशा जो सिविल सर्विस है ना उसको नीचे रखा जाता है। भले ही आप कितना ही पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बने हैं या फिर आप डिप्टी सीएम बने हैं या फिर तहसीलदार बने हैं, नायब तहसीलदार, आप जो भी बने हैं। मई 2023 में राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली क्षेत्र में सिविल सेवाओं के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक योजना प्रदान करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023 पारित किया गया था। ये अध्यादेश भी सरकार ऐसे टाइम में लाई थी जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पुलिस, लोक व्यवस्था, भूमि, इनको यदि आप छोड़ दो तो बाकी के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके पास में रहेगी? आम आदमी पार्टी के पास रहेगी। निर्वाचित सरकार को सौंपने का निर्णय दिया गया था। ये ऑर्डिनेंस दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों का ट्रांसफ़र करना है, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करना है। इसके लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी स्थापित करने का उद्देश्य इसके अंतर्गत रखा गया है। किसी आईएएस को यहाँ से वहाँ भेजना है या फिर क्या काम करना है, उसने कुछ गलत काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो इसके लिए एक संस्था स्थापित करी जाएगी, ऐसा इसमें बताया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल को सेवाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया है, जिसमें अधिकारियों का स्थानांतरण करना है, पद स्थापना करना है। इनके मामले में चुनी हुई सरकार के अधिकार को चुनौती दी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो केजरीवाल की सरकार और वहाँ के एलजी के बीच में जो सख्ती पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो उसको असंतुलन पैदा कर दे रहा है। इस अध्यादेश से कौन कौन से मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला का मुद्दा है। यहाँ पर मई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने जवाबदेही की तिहरी श्रृंखला, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी की अवधारणा प्रतिपादित करके इसको स्पष्ट रूप से चिन्हित किया है। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि जो प्रतिनिधिक लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, तो
लोकतंत्र का जो अभिन्न अंग है, इसको भी हमने कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ाया है, जैसे कि लोक सेवक मंत्रिमंडल के प्रति जवाबदेह होते हैं। आईएएस को किसको जवाब देना है? मुख्यमंत्री को जवाब देना है। मंत्रिमंडल विधायिका या फिर विधानसभा के प्रति जवाबदेह रहेगा। जो मंत्री लोग बने हैं उनको विधायिका में जाकर के जवाब देना पड़ेगा, और जो विधानसभा होती है वो मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होती है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कानून आप क्यों लेकर के आए हैं? मतलब विधानसभा को जवाब देना पड़ेगा लोगों को, वोटरों को। कोई भी कार्यवाही जो इस जवाबदेही की त्रिहेरी श्रृंखला को भंग करेगी, वो मौलिक रूप से सरकार के मूल संवैधानिक सिद्धांत को कमजोर करती है, जो हमारे लोकतंत्र का बेस है। इसके बाद कुछ और भी इसके पहलू हैं जिनको हम देख सकते हैं, जैसे कि यदि ये जो ऑर्डिनेंस है वो लागू हो जाता है तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना, तो संविधान में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नागरिक सेवाओं के नियंत्रण को लेकर के केंद्र और दिल्ली के बीच में टकराव होते रहेगा। चुनी हुई सरकार की फ्रीडम और लोकतांत्रिकता को और इसे निर्वाचित करने वाले लोगों की इच्छा की आप अवहेलना कर रहे हैं यदि आप ऐसा नियम कानून ला रहे हैं तो। इसके साथ साथ में दिल्ली के प्रभावी प्रशासन और शासन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आईएएस को, कलेक्टर को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी के संबंध में कोई भी निश्चितता नहीं रहेगी, भ्रम रहेगा। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान के आर्टिकल 239 AA का उल्लंघन हमको दिखाई दे रहा है। इसके लिए विधिक चुनौतियों और न्यायिक समीक्षा को आमंत्रित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए, यदि ये ऑर्डिनेंस आ भी जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ये जाने वाला है। सरकार का क्या पक्ष है? सरकार अपना क्या पक्ष रख रही है? सरकार कह रही है दिल्ली के लोगों के स्थानीय हित और राष्ट्रीय हितों को संतुलित करने के लिए हम ये कानून लेकर के आए हैं। इस कानून के माध्यम से दिल्ली में सेवाओं के प्रशासन में, ठीक है, दिल्ली में जो सिविल सर्विस है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में केंद्र की भी एक भूमिका होना चाहिए, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बन सके, सुरक्षा हम कर सकें, विकास को हम आगे बढ़ा सकें। इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से हमें NCC जैसी संस्था देखने को मिलती है, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। इसमें आप दिल्ली सरकार की भूमिका का भी सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सीधे सीधे केंद्र सरकारी सारे डिसीजन ले रहे हैं।